नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऋषु पार्ट टू सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए ले आए हैं मॉडर्न इंडिया में होने वाले आंदोलन से संबंधित कुछ बातें, जिसमें है राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन। दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 1885 से लेकर 1947 तक के बीच में होने वाले विभिन्न आंदोलनों के बारे में चरण वाइज से हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हम देख रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन को हमने 3 चरणों में बांट रखा है। दोस्तों, पहला है प्रथम चरण, दूसरा है द्वितीय चरण और तीसरा है तृतीय चरण। दोस्तों, प्रथम चरण का समय काल होता है 1885 से लेकर 1905 तक का, और द्वितीय चरण का आंदोलन होता है दोस्तों द्वितीय चरण का जो 1905 से 1919 के बीच में। दोस्तों, इसी तरीके से तृतीय चरण की आंदोलन 1919 से लेकर 1947 के बीच में ये समय काल है। दोस्तों, इस तरीके से हम कह सकते हैं स्वतंत्रता आंदोलन को हम 3 चरणों में बांट रखते हैं, जिसमें प्रथम चरण होता है 1885 से 1905 का, द्वितीय चरण होता है 1905 से लेकर 1919 का, और तृतीय चरण होता है 1919 से 1947। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रथम चरण में होने वाले आंदोलन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, 1885 से 1905 के बीच में होने वाले स्वतंत्रता से संबंधित विभिन्न घटनाओं के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पे 1885 में हम यहाँ पे देखा जाता है हमारे भारत देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था का उद्भव होता है, जिसे हम कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों, इसकी स्थापना हम दिसंबर 1885 में किया जाता है, जिसकी स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अब INC के बारे में मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाएगा किसी दिन किसी वीडियो में, दूसरे वीडियो में। आज हम यहाँ पे प्रथम चरण की बात करते हैं। होने वाले 1885 से 1905 के बीच में विभिन्न घटनाओं के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं 1885 में 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ऑक्टेवियन ओम ह्यूम द्वारा यहाँ पे एक संस्था की स्थापना होती है, जिसे हम कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों, हमें यहाँ पे देखा जाता है, ये डेट आपसे पूछी जाती है 28 दिसंबर 1885 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब देखा जाता है यहाँ पर एक कौन सी कॉलेज है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ये भी क्वेश्चन में आते हैं। दोस्तों, 1 नंबर के क्वेश्चन में, 1 लाइनर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन यहाँ से ये ऑप्शन में दिया रहेगा। दोस्तों, इस विद्यालय में यहाँ पर व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर एक संस्था का अधिवेशन, प्रथम कांग्रेस अधिवेशन होता है। दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं A.O. ह्यूम क्या इनके बारे में कभी कभी ये पूछा जाता है। ये एक प्रशासनिक सेवक थे। दोस्तों, ये एक प्रशासनिक सेवक के साथ साथ एक पक्षी विज्ञानी भी थे। ये पक्षी विज्ञान के बारे में बहुत विस्तृत रूप से जानकारी इनके पास थी, और साथ में ये स्कॉटलैंड वासी थे। SSC में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, A.O. ह्यूम कहाँ का निवासी था, इसकी विशेषज्ञता क्या थी। तो यहाँ पे ये पूछा गया था पक्षी विज्ञान के बारे में, इन्होंने क्या इसके से संबंधित हैं। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1875 को होती है A.O. ह्यूम के द्वारा। A.O. ह्यूम जो है INC का ही महामंत्री रहता है 1885 से लेकर 1907 तक। 1885 से 1907 तक के प्रथम चरण के बाद भी कुछ वर्षों तक ये इसका महामंत्री रहता है, और इसी को हम कहते हैं कांग्रेस का पिता। तो दोस्तों, आपसे ये पूछा जा सकता है कांग्रेस के पिता या कांग्रेस के जन्मदाता या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता कौन थे। तो दोस्तों, मुझे याद होना चाहिए A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो होते हैं उसे कांग्रेस का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों, अब इसी तरीके से देखते हैं आगे के चरण में ये कहा जाता था इनकी पॉलिसी क्या हुआ करती थी। 1885 से 1905 के बीच में ये उदारवादी प्रवृत्ति के हुआ करते थे। दोस्तों, इनमें क्रांतिकारी भावना या उग्रवादी
तरीके से ये अपने को नहीं अग्रसित करते थे। ये लोग उदारवाद प्रवृत्ति के अपने को मानने वाले थे। दोस्तों ये इनकी जो भी मांगे हुआ करती थी स्वतंत्रता से संबंधित मनवाने के लिए, ये क्या काम करते थे, ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 भारतीय सुधार समिति की स्थापना करते हैं। मतलब क्या होता था दोस्तों कि यहाँ पे जो भी वायसराय हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनकी बातों को अपने पहुंचाने के लिए यहाँ पे विभिन्न नेता उनके पास जाते थे, बातों को अनुनय विनती के स्वरूप उनसे बातें अपनी रखा करते थे। अब यहाँ पे जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, ये से इनको समझ नहीं आता था, या ये अपनी बातों को समझने के लिए इन्होंने ब्रिटेन में भी एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ से भेजते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पे एक समिति भी बनाते हैं, भारतीय सुधार समिति। भारतीय सुधार समिति इसलिए बनाया जाता है भारत की स्थिति को लेकर, ताकि उसमें कुछ सुधार हो सके। दोस्तों अब इसी में देखते हैं आईएनसी की स्थापना, उदारवादी नेता का प्रभाव। अब देखा जाता है दोस्तों, उदारवादी नेता विभिन्न लोग हुआ करते थे। ढेर सारे लोग ऐसे थे जो उदारवादी नेता थे, जिनकी उनकी प्रवृत्तियां होती थी अनुनय विनय करना। अनुनय विनय करने का मतलब ये चाहते थे, उदारवादी नेता कौन थे, जो संवैधानिक तरीके से मिलजुल कर इनसे मतलब अंग्रेजों से मिलजुल कर ये बातें करने के लिए, भैया मुझे ये स्वतंत्रता दे दिया जाए, चाहे अनुनय से, चाहे विनय से, चाहे विनती से, चाहे प्रेम से, चाहे मोहब्बत से, किसी भी तरीके से, लेकिन उग्रवाद का रूप नहीं लेते थे। तो ये उदारवादी थे। ये संवैधानिक तरीके से बताया जाता था कि हमको स्वतंत्रता चाहिए। तो दादा भाई नौरोजी ऐसे सदस्य थे। इनके सदस्य क्या थे, ये उदारवादी नेता थे। इसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, दीन शाह वाचा थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, और इसके बाद महामना मदन मोहन मालवीय जी थे। तो दोस्तों उदारवादी नेता में कौन कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, दीन शाह वाचा थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, और महामना मदन मोहन मालवीय। दोस्तों इसी के संबंध में आपसे कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है, दादा भाई नौरोजी किस पंथ से थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस पंथ से, गोपाल कृष्ण गोखले किस पंथ से संबंधित थे, मदन मोहन मालवीय के बारे में पूछा गया है, और फिरोज शाह मेहता के बारे में भी पूछा गया है। दोस्तों अब उदारवादी तरीके को क्या होता था, इनका मतलब यही होता था, हम स्वतंत्रता दिना पाने के लिए विनती करते थे, प्रार्थना पत्र देते थे, संवैधानिक तरीके से यहाँ पर अपनी बातें अंग्रेजों तक पहुंचाई जाती थी। देखते हैं इसी क्रम में उदारवादी नेताओं के दबाव के परिणाम स्वरूप 1892 में भारत में एक भारतीय परिषद अधिनियम जारी पारित होता है, और इनकी यही एक सबसे अच्छी बात होती थी, यही इनकी एक उपलब्धि होती थी, जो 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित होता है। और जिसके इस अधिनियम में क्या होता था, जो स्थानीय निकाय हुआ करता था उसको कुछ अधिकार दिया गया था। दोस्तों स्थानीय निकाय आप पॉलिटी की सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, स्थानीय निकाय होते क्या है, उसके बारे में कैसी कैसी बातें दिया जाता था, स्थानीय निकाय क्या होती है, कैसे उसका निर्वाचन होता है, उसका कार्यकाल क्या होता है, उसका कैसे यहाँ पे उसका कार्य क्या होगा, ये सब बातें आप पॉलिटी की सब्जेक्ट में पढ़ेंगे दोस्तों। अब इसी तरह क्रम में देखते हैं 1887 में आईएनसी की एक अध्यक्षता होती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, यहाँ पर जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं, मुस्लिम प्रथम अध्यक्ष होते हैं, जिसकी अब कहां पर यहाँ पे इनकी होती है अधिवेशन, मद्रास में। कब होती है, 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब की द्वारा होती है, और यही कहलाते हैं। ये आपसे पूछा जाता है दोस्तों एसएससी के वनडे एग्जाम में, आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो मद्रास अधिवेशन में 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब की अध्यक्षता में पहली बार ये मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं, और 1887 के मद्रास अधिवेशन में। दोस्तों इसी के क्रम में देखते हैं 1892 में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं, जिसका नाम होता है जॉर्ज ह्यूल, और ये इलाहाबाद के अधिवेशन में ये अपनी अध्यक्षता करते हैं। दोस्तों अब देखते हैं इसी में लोक सेवा आयोग 1885 से प्रथम चरण में ही हमारे इंडिया में और ब्रिटेन में तो फलता एग्जाम हुआ ही करती थी, लेकिन यहाँ पे भारतीय प्रशासनिक सुधार के अनुसार या उसके फलस्वरूप यहाँ पर एक और भी क्या होता था, लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है, और भारत व इंग्लैंड में एक समान परीक्षा कराने के लिए
यहाँ पे लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई प्लस, और दूसरी बात क्या हुई, भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने के लिए एक बेलबाई नाम की एक आयोग गठित होती है, उसके बारे में अध्ययन करेगा। ये कमीशन क्या काम करता है, ये कमीशन ये काम करेगा कि यहाँ के बारे में अध्ययन करेगा, जानकारी लेगा, जानकारी इकट्ठा करेगा कि हम यहाँ पे क्या इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी ऐसी परीक्षाएं कराने के लिए सक्षम हो सकते हैं क्या। इसके लिए हमने मतलब अंग्रेजों ने एक समिति बनाई, उस समिति का क्या नाम था, बेलबाई नाम का समिति। अब दोस्तों ये आपसे एग्जाम में पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा बेलबाई आयोग से संबंधित है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना होगा, भारत में भी इंग्लैंड के अनुसार, इंग्लैंड के अनुरूप यहाँ पे एग्जाम कराने के लिए यहाँ पर एक समिति की गठन की जाती है, इसकी उस समिति का क्या नाम है, बेलबाई नाम। अब दोस्तों देख रहे हैं इसकी उपलब्धि क्या होती है। 1892 की भारतीय प्रशासनिक परिषद अधिनियम होती है, जिसमें क्या किया जाता था, निर्वाचित स्थानीय निकाय की अधिकार दिया जाता है। दोस्तों इसी क्रम में देखते हैं 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। अब देखते हैं दोस्तों 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में, कहां पर, लंदन में ही ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की एक संस्था की स्थापना होती है। ये किस लिए होती है, यहाँ पे जो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया होती थी, यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो होते थे उनके लिए, उनके हित की बात ये करता था। क्या काम करता था कि वहां पे जो अंग्रेज गए हैं, जो इंडिया में कॉलोनी वाले गए हैं, औपनिवेशिक लोग गए हैं, वहां पे उनकी स्थितियां क्या हुआ करती थी, ऐसी समितियां भी। अच्छा ये आपके यहाँ शासन भी किए, अपने अधिकारों का मांग भी कर रहे हैं इस समिति के अनुसार। इस समिति के अनुसार ये अपने अधिकारों का मांग कर रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ आकर खुद ही शासन कर रहे हैं, अब इनका अधिकारों का हनन भी हो रहा है दोस्तों। अभी ये कब आती है, ये समिति कब बनती है, 1888 में। दोस्तों इसी के क्रम में हम आपको ये बता रहे थे कि देख रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन का विभिन्न चरण। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1885 से लेकर 1905 तक का प्रथम चरण होता है, 1905 से लेकर 1919 के बीच में होता है वो द्वितीय चरण होता है, 1919 से लेकर 1947 स्वतंत्रता तक की बात होती है वो तृतीय चरण होती है। इस प्रकार मैंने आज आपको अपने वीडियो के माध्यम से प्रथम चरण आंदोलन के बारे में विस्तृत रूप से बताया है, जहां से यहाँ पे सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होती है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।